नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकता देव। इजराइल पर शनिवार सुबह गाजा पट्टी से आतंकी संगठन हमास के अचानक हुए हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हमास के आतंकियों ने जमीन, हवा और पानी के रास्ते इजरायली इलाके में घुसकर जिस तेजी से हमला किया, उससे हमेशा सतर्क रहने वाले इजरायली जैसे देश भी देखता रह गया। इससे पहले कि वो कोई जवाबी कार्रवाई कर पाता, उसे जान माल का भारी नुकसान हो चुका था। इस हमले में इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी काफी हद तक नाकाम साबित हुआ। हमास के आतंकियों के हमले में मरने वाले इजरायली नागरिकों और सुरक्षा बलों की तादाद 600 के पार चली गई है। करीब 1800 लोग घायल हुए हैं। हमास आतंकी कई इजरायली लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी में भी ले गए, जो कि एक बंधक संकट बनने जा रहा है। ये इजराइल पर बीते कई दशक में हुआ सबसे बड़ा हमला है। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इजराइल की ओर से की जवाबी फौजी कार्रवाई में अब तक 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें भारी संख्या में हमास के आतंकी शामिल हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी से कई इमारतों को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन का नाम दिया आयरन स्वॉर्ड्स, और जिसका पहला चरण पूरा हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये अब युद्ध है और अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार हमास ही होगा। साफ है, इजराइल अपनी रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने को स्वतंत्र है। इस बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनसे स्थानीय नियमों का पालन करने की अपील की गई है। साथ भी किसी आपात स्थिति में 00972352264748 पर कॉल करने को भी कहा गया है। साथ ही cons1.telaviv@mea.gov.in पर मेल भी वो कर सकते हैं। तो इजराइल में हुए इस हमले ने दुनिया के देशों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। दुनिया पहले से ही दो जगह युद्ध से जूझ रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध थम नहीं रहा। उधर यूरोप में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भी संघर्ष के हालात बने हुए हैं। और अब युद्ध का ये तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया है, जिसने पहले से बटी हुई दुनिया को फिर नए आधार पर बांटने की तैयारी कर ली है। भारत इजराइल पर हुए इस हमले में उसके साथ खड़ा है। इजराइल पर हमले के बाद दुनिया के बड़े देशों के प्रमुखों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये आपको हम अब बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इजराइल पर आतंकी हमलों से गहरा सदमा लगा है। निर्दोष पीड़ितों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। कठिन वक्त में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमास आतंकियों के हमले की निंदा वो करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया, उनके प्रति संवेदनाएं। इजराइल की अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हम हर तरह से इजराइल को मदद के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हम इजरायली अधिकारियों के संपर्क में हैं और ब्रिटिश नागरिक इजराइल यात्रा पर ट्रैवल एडवाइजरी का पालन करें। इमानुएल मैक्रों जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा कि हमास आतंकियों के हमले की उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष पीड़ितों और परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। एंथनी एल्बनीज जो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्त इजराइल के साथ खड़े हैं। हमास के इजराइल पर हमले की वो निंदा करते हैं। इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। मार्क रूट प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स, इजराइल पर हमास का हमला निंदनीय है। इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। तो इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध ने दुनिया को फिर से नए आधार पर बांटने की तैयारी कर ली है। दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालते हैं कुछ बड़े देशों पर कि वो इस युद्ध में किस ओर है। भारत इजराइल पर हुए इस हमले में उसके साथ खड़ा है। इजराइल और भारत की दोस्ती बीते कुछ दशक में गाढ़ी हुई है और भारत सामरिक लिहाज से इजराइल के काफी करीब है। भारत ने इजराइल पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। उधर अमेरिका ने इजराइल का सबसे जो पुराना साथी है, अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के हर संभव मदद के लिए वो तैयार है।
इसके अलावा ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो इजरायल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। उधर फ्रांस, पूरा यूरोपियन यूनियन भी इजरायल के साथ इस वक्त है। आपस में युद्ध में उलझे यूक्रेन और रूस भी अभी इजरायल के ही साथ हैं। हालांकि जिस तरह से दुनिया के हालात, उसमें आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या इनमें से कोई अपना रुख बदलता है या नहीं। इस युद्ध का एक और फौरी असर है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुए उस समझौते पर भी पड़ने वाला है जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कहा गया। पश्चिम एशिया में जिस इलाके से ये आर्थिक गलियारा गुजरेगा, वो अब इस युद्ध की चपेट में देर सवेर आना तय है। ये दुनिया की आर्थिक सेहत के लिए भी ठीक खबर नहीं होगी। उधर जो देश इस युद्ध में आतंकी संगठन हमास के साथ खड़े हैं, उनमें सबसे आगे है ईरान। ईरान कई साल से हमास को मदद पहुंचाता रहा है और इजरायल पर हमले में वो हमास का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा सीरिया, यमन भी हमास के साथ खड़े हैं। दरअसल इजरायल एक ऐसी जगह जहां उसे अपने चारों ओर के देशों से खतरा है, उनसे उसके युद्ध होते रहे हैं। ये पड़ोस ही इजरायल को हर वक्त चौकन्ना रहने को मजबूर करते हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इस मामले में इजरायल पर हमला करने वाले हमास के साथ है। यही स्थिति अफगानिस्तान की भी है। इसके अलावा कतर और लेबनान भी हमास के साथ ही हैं। कुछ खास देश जो तटस्थ दिख रहे हैं, एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। खाड़ी के बहुत ही अहम देश सऊदी अरब अभी तटस्थ है। बीते कुछ समय में इजरायल के साथ उसके संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन अब ये कहा नहीं जा सकता कि ये संकट उसके रुख में क्या बदलाव लाता है। मोरक्को और संयुक्त अरब अमीरात भी तटस्थ है और ये दोनों ही आर्थिक तौर पर काफ़ी समृद्ध देश हैं। मिस्र जैसे देश भी अभी तटस्थ है। इसके अलावा चीन ने भी अभी कोई पक्ष नहीं लिया है। इन देशों का रुख आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ तय करने वाला है। और इसी मुद्दा पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास पैनल, ब्रह्मचलानी सामरिक मामलों के जानकार, कमरागा विदेश मामलों के विशेषज्ञ DP श्रीवास्तव, पूर्व राजनयिक, और डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर JNU। आप सभी का स्वागत है हम लोग में, NDTV इंडिया में। ब्रह्मा, मैं आपसे अगर शुरू करूं, ब्रह्मा जी, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का सबसे लंबा चले आने वाला कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है, सबसे हिंसक कॉन्फ्लिक्ट रहा है ये। इसका फौरी तौर पर आप अंत कब देख रहे हैं? 55 साल से इजराइल का जो ऑक्यूपेशन चल रहा है, उसके वजह ये जो अंडरलाइंग टेंशन्स हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं और पीरियोडिकली इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से इरप्ट होती है। 1967 में एक 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने 4 क्रिटिकल एरियाज कैप्चर किए। एक तो गाजा, दूसरा वेस्ट बैंक, तीसरा ईस्ट जेरूसलम और चौथा गोलन हाइट्स, जहां से जॉर्डन रिवर शुरू होती है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल गया। तब से पैलेस्टीन लोग सारे इजराइल के कब्जे के अंडर रह रहे हैं और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। काफी समय से वो इजराइल के खिलाफ कई सारे टेररिस्ट एक्शंस ले रहा है। अब जिस तरह से हमास ने ये अपना टेरर ऑफेंसिव शुरू किया और इजराइल को एक तरह का सरप्राइज इम्पैक्ट किया, वो इजराइल के लिए एक तरह का ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि इजराइल की जो सिक्योरिटी है और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, वो दुनिया की सबसे बढ़िया सिक्योरिटी और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मानी जाती है। और जो ऑफेंसिव हमास ने शुरू किया है, ये कोई, हमास तो एक छोटा सा टेररिस्ट ग्रुप है, ये कोई बड़ा देश थोड़ी है जिसने इजराइल के खिलाफ इस तरह का ऑफेंसिव शुरू किया है जी। तो इजराइल पर जो ये सरप्राइज इन्फ्लिक्ट हुआ है, इससे जो इजरायली सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है अपने देश में, वो कमजोर हो गई है। और इजराइल के लिए इस समय काफी डिफिकल्ट चॉइसेस हैं, क्योंकि अगर इजराइल गाजा में जाके लड़ाई करता है, इन्वेशन करता है गाजा का, उससे कई लोग मारे जाएंगे, कई हजारों लोग मारे जाएंगे गाजा में, और कई सारे इजरायली सैनिक भी मारे जाएंगे। तो इस समय दोनों पक्ष के लिए
एक बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड है। और जिस तरह से ये टेररिस्ट एक्शन हमास ने किया एक काफी पावरफुल स्टेट के खिलाफ, इससे ना तो पैलेस्टीनियन का कॉज एडवांस होगा, ना तो हमास का अपना इंटरेस्ट एडवांस होगा। इससे हमास नष्ट हो सकता है और पैलेस्टीनियन का जो कॉज है वो कमजोर हो सकता है। जी। अब कमर आगा साहब, हाल ही में हमने G20 समिट के दौरान देखा कि कैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध ने एक तरह से जियोपॉलिटिक्स को बांटा हुआ है। मुश्किल हुई एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर एक आम राय बनाने के लिए। तो ऐसे में अब ये टकराव जियोपॉलिटिकली क्या करने वाला है? देखिए, ये भी विभाजन कर रहा है पूरी दुनिया का। अलग अलग खेमों में बटे हुए लोग नजर आते हैं। मुश्किल उनकी हो रही है, खासतौर से मुस्लिम ब्लॉक जो है, जो अरब देश हैं, उसमें भी इजिप्ट हो या यूएई हो या जो ये वो देश हैं जिन्होंने अब्राहम कार्ड का पास हैं। जॉर्डन हुआ, मोरक्को हुआ, फिर उसके अलावा सूडान हुआ। इनको भी मुश्किल हो रही है इस समय हमास को कंडम करने के लिए। आज ही इजिप्ट के अंदर 2 इजरायलियों की हत्या भी हो गई है और ये बहुत चिंताजनक बात है जिस तरीके से उनको मारा गया। पब्लिक ओपिनियन जो है वो एक तरफ नजर आती है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है, सऊदी अरेबिया ने भी जो स्टैंड लिया है उसमें स्टैंड में उसने साफ कहा है कि पैलेस्टाइन के जो राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए, और विड्रॉवल की भी बात की है उसने। उसने वही बातें दोहराई हैं दोबारा से जो उसने शर्तें रखी थी पीस, इजराइल से पीस के लिए करने के लिए, यानी अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए। तीसरी बात यह है कि हमस के इस हमले के बाद हमस भले ये लोग उसको बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं, पूरे गाजा पट्टी को भी करते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार हमस को इन्हीं ने मारा, के लोग मारे गए हैं वहां पे। हमस इस तरह की हरकतें करता रहा, छोटे लेवल पे, ये बहुत बड़े लेवल पे हुई है। और बाद में इसराइल ने बहुत आयरन फिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करके बहुत बुरी तरीके से इनके जो मेन कमांडर्स और सब लोगों को मारा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, दोबारा से नए कमांडर बन गए, नए लड़के खड़े हो गए, वो और ज्यादा ज्वलन थे, वो और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये एक साइकिल है जो चलता चला जा रहा है। ये सोच लें, फंड भी मिल जाते हैं, दोबारा से बिल्डिंग भी खड़ी हो जाती हैं, फिर हो जाएगा यही। ये जब तक समस्या है, मैं समझता हूँ जब तक कि ये ऑक्यूपेशन है, जैसा कि अभी चेलानी साहब ने जिसका जिक्र किया, तब तक ये बना रहेगा। समस्या का समाधान यही पैलेस्टीनियन लोग भी चाहते हैं। खुद मैं समझता हूँ कि इजराइल में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन। अब हम लोग को वेट करना चाहिए कि इजराइल में किस तरह की पब्लिक ओपिनियन बनती है। इसलिए कि वहां पे बात होने लगी है कि ये गवर्नमेंट जो है यूनिटी गवर्नमेंट बनने की बात हुई है, कि ये जितने एक्सट्रीमिस्ट हैं उसके अंदर उनको हटा के दूसरे फैक्शन जो है, लेबर दूसरे, वो इसको ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। वो फिर क्या ऐसा होता है और फिर क्या लिया जाता है डिसीजन। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये एक छोटा सा आतंकवादी संगठन जिसने ये किया है, इसने एक बहुत बड़ा चेंज खड़ा कर दिया है, मुश्किलें खड़ी कर दी हैं सबके लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी है। और समस्या घर जाए, और अगर इसमें पोटेंशियल ये है कि ये बढ़ भी सकती है, जंग अगर बढ़ती है तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। इसी इसराइल बार बार कहता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर वो ये भी बार बार कहता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है उसको ध्वस्त करने के लिए। अमेरिका के साथ उसने मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी किए थे जिसमें दिखाया था। फिर ये भी था कि वो इसराइल ने ये भी कहा अगर कोई दूसरा साथ नहीं देगा तो वो स्वयं इसको ध्वस्त करेगा। तो ये चीजें अगर इस तरह की होती हैं, यूनिलैटरल एक्शंस होते हैं और बातें होती हैं, तो ये बहुत दूर तक चली जा सकती है। एक तो पहली बात तो ये कि रुकेगी नहीं, ये अभी काफी समय तक चलेगी। इसीलिए अभी जो रिपोर्ट आई है, अभी मैं देख रहा था वेस्टर्न न्यूज में 600 इसराइली मारे जा चुके हैं और कई सौ लापता हैं जिनका पता नहीं है, और बहुत से बंदी बना के ले गए हैं। इसराइल को भी अभी नहीं मालूम है कि कितने बंदी उन्होंने बनाए हैं। तो समस्या बहुत जटिल है
मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी सीज फायर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें तय करे कि किस तरीके से इस मसले का हल हो। अगर मसला हल नहीं होगा तो ये फिर 10 साल बाद एक नया प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी वहां के ऊपर। और जी इस तरह के अभी तो एक ही आतंकवादी ग्रुप है, समझ वहां पे ये है, लाइफ इतनी मुश्किल हो गई है इसीलिए चारों तरफ से ब्लॉकेट है वहां पे, ओपन जेल की तरह से है। 2.5 मिलियन से भी ज्यादा यानी 25 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत कम है। लोगों के हालात बहुत खराब हैं। सीमेंट तक नहीं मिल पाती, वो उनको लानी जी पड़ती है। टनल खोद रखी है उन लोगों ने। कभी कुछ कहीं से वेपन सामान लाते हैं, वेपन कैप्चर करके लेते हैं या बनाते हैं। और इस तरह से वहाँ की लाइफ बेहद खराब है इस ब्लॉकेट की वजह से। उसकी वजह से नए लड़के खड़े हो जाते हैं। फिर हमस हमस नहीं होगा तो कोई और दूसरी संस्था बन जाएगी। हम बिल्कुल बहुत दिनों से देख रहे हैं। जी। आप डीपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। श्रीवास्तव जी, आप इस इलाके को अच्छे से समझते हैं। इसराइल की आर्मी को दुनिया की एक सोफिस्टिकेटेड आर्मी के तौर पर देखा जाता है। उस आर्मी को जिस तरह से हमास टक्कर दे रहा है, हमास की ताकत इस वक्त कहां से आ रही है और कौन दे रहा है? ये देखिए, एक बड़ा जटिल सवाल आपने उठाया। इसका जवाब देने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इंटर स्टेट नहीं, इंट्रा स्टेट वॉर है, अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय। तो इसमें अर्बन वॉरफेयर में कहाँ से मदद आ रही है, इसमें कोई भी सरकार खुल के हमास का समर्थन नहीं कर रही है। और हमास का मध्य पूर्व में अरब मुल्कों के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से उनके संबंध खराब हैं। तो बाहर से उतनी, मेरे ख्याल से उतनी मदद शायद ना उनके पास हो। लेकिन ये जरूर है कि तनाव तो बहुत दिनों से बना हुआ है। और इतने छोटे इलाके में जहाँ पे लोग इतने पास हैं, उसको तनाव बढ़ने से और एक विस्फोटक स्थिति हो जाती है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा नहीं कि दो राष्ट्रों के बीच में सेनाएं लड़ रही हैं, जिनको आप राष्ट्रों से बात कर सकते हैं, उनकी सरकारों से बात कर सकते हैं, सरकारों के साथ औरों के संबंध होते हैं। हमास के साथ तो शायद ही बहुत कम लोगों के संबंध हैं, बहुत कम मुल्कों के संबंध हैं, अरब दोषियों मुल्कों के नहीं संबंध है उनके साथ। तो उनको रोका कहाँ से जाए? और जो आपका सवाल था, उनका समर्थन कहाँ से आ रहा है, ये भी साहब एक बात है। मगर जैसा मैंने कहा कि उनको सरकार बहुत कम मुल्क मानते हैं, तो उनका समर्थन बहुत कम है। जी, तो समर्थन वहाँ पर जो है वो कम है, लेकिन जो ये हमास के जो आतंकी हैं वो वहाँ अंदर से ही खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, जो शुरुआत में मैंने सवाल किया था, क्या फौरी अंत अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा टकराव, अभी ये जो पूरी हिंसा है, ये अभी लंबी खिंचने वाली है? ये बिल्कुल लंबी खींचेगी। और 75 ईयर्स से ये संघर्ष चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। और ये 50वां साल है जब 1978 में, जब एक 73-74 में जब एक अटैक हुआ था इजराइल पे। तो ये एक लंबी चलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात आती है कि ये जो सोफिस्टिकेटेड वेपन इन्हें मिल रहे हैं हमास के आतंकियों को, और इनकी जो ट्रेनिंग कैंप चल रही है, ये इतने ट्रेंड लोग हैं कि घुस जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, जल मार्ग द्वारा जा रहे हैं। इस पर जो मोसाद है या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई और जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्हें खबर नहीं हुई। जो इजराइल के सहयोगी देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उन्होंने भी ऐसी खबर नहीं पहुंचाई। ये विश्व के लिए खतरनाक संदेश है कि विश्व के एक छोटे से हिस्से में, एक छोटे से कोने में एक आतंकी संगठन इतनी तैयारी कर रहा है, जो नॉन स्टेटर्स इतने स्ट्रांग हो जा रहे हैं कि किसी एक पूरे पूरे स्टेट को चुनौती दे रहे हैं, और हम उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
इसमें जो रिपरकशन आएगा, जो I2U2 है, जो इसराइल, USA, UAE एंड इंडिया, तो I2U2 में जो एक पीस, एक कॉपरेशन शुरू हुआ था फिर से, उसमें एक ठहराव की स्थिति दिखेगी। जो आपने भी कहा, इंडिया मिडिल ईस्ट ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो शुरुआत की जा रही थी, उस पर भी ठहराव की स्थिति दिखेगी या क्वेश्चन है। तीसरा, जो पीस प्रोसेस चल रहा था, एक शांति की और विश्वास बहाली के माहौल बनाने का प्रयास हो रहा था तमाम अकॉर्ड के माध्यम से, वो भी एक चिंताजनक स्थिति में आ गई कि फिर से वेस्ट एशिया बटा हुआ दिखेगा। सऊदी अरब और जो ईरान के बीच जो टसल है, वो भले ही चीन ने एक पीस प्रोसेस कराने की कोशिश की हो, लेकिन जो इनके अपने अपने जो मुद्दे हैं, वो उसका रिपरकशन हमें दिखेगा। और मेरा अंत में ये कहना है, फिर दूसरे टर्म में आएंगे, अंत में ये कहना है कि ये अघोषित हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, जहां पैचेज में वॉर हो रहे हैं, जहां पैचेज में वॉर हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर हम देख रहे हैं, इधर अजरबैजान और अर्मेनिया का देख रहे हैं, इसराइल और जो एक लंबा संघर्ष है ये देख रहे हैं। अफ्रीका में भी कुछ दिनों पहले ऐसी समाचार आ रहे थे कि अफ्रीका के भी दो प्रमुख देश आमने सामने हैं, जिसके पीछे दो जी महाशक्तियां हैं। तो ये पैचेज में वॉर हमें दिख रहे हैं जो विश्व के लिए ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। ब्रेक में जाने से पहले ब्रह्मा, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो हमला हुआ है, ये से एक आतंकी हमले के तौर पर देखना चाहिए, ना कि पैलेस्टाइन के कॉज के तौर पर, और यही इस वक्त की हकीकत है और यही सच्चाई है। आप ठीक कह रहे हैं, एक टेररिस्ट ऑपरेशन है हमास का, मगर इसके पीछे जो इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है, वो जो रूट कॉज है उसको तो दुनिया भूल नहीं सकती है। अब क्या है कि इंटरनेशनल जो फॉल आउट होगा इस लड़ाई से, उसका फॉल आउट काफी एक्सटेंसिव होगा। जैसे अमेरिका और ईरान के बीच में नए टेंशन खड़े हो जाएंगे, इसराइल और ईरान के बीच में नए टेंशन, उसके अलावा जो डिस्कशन चल रहा था सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में, दोनों देशों के बीच में एक नॉर्मलाइजेशन करने का, उन डिस्कशंस से इस समय कोई डील निकलने वाली नहीं है। और अब अमेरिका इसराइल को हथियार देने वाला है, एक अनाउंसमेंट आने वाला है आज कि अमेरिका इसराइल को नए हथियार सप्लाई करेगा। इससे क्या होगा, जो अमेरिका का जो सप्लाई है यूक्रेन के लिए वो कम हो जाएगा। तो इसके काफी सारे इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं जिससे दुनिया में नए जो पॉलिटिकल टेंशंस खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। और इजराइल पर हमास के हमले ने दुनिया के देशों के सामने जो नई चुनौती खड़ी कर दी है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम लौट रहे हैं इस चर्चा पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। इजराइल पर हमास के हमले ने दुनिया भर के देशों पर चुनौतियों का एक तरह से एक लंबी फहरिस्त खड़ी कर दी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे दुनिया के सभी देश निपटे इस नई चुनौती से। तो इसी पर नज़र डालते हैं कि आखिर क्या है इस चुनौती का भारत पर असर। भारत के लिए चुनौती और भी मुश्किल है। उसकी एक वजह यह है कि बड़ी तादाद में भारत के नागरिक खाड़ी देशों और इजराइल में रहते हैं। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय, जिनमें बड़ी तादाद में छात्र शामिल हैं, ज़्यादातर भारतीय सेवा से जुड़े हुए हैं और नर्सिंग स्टाफ के तौर पर वो काम करते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर जो काम के लिए वहाँ गए हुए हैं। छात्रों की भी अच्छी खासी वहाँ पर तादाद है। इजराइल में भारतीय मूल के 85,000 यहूदी नागरिक भी हैं। 50 से 60 के दशक में भारत से वो इजराइल गए थे। इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए 7 भाषाओं में भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी भारतीय वहां सतर्क रहें, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
और हम लौट रहे हैं अपने इस चर्चा में। कमर आगा साहब, जो हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे, अब बात अगर भारतीयों की हो तो क्या भारत को इस वक्त इस नए टकराव से, इस नई हिंसक हालात से परेशान होने की इस वक्त ज़रूरत है? देखिए, अगर जंग फैलती है, ये युद्ध फैल जाता है दूसरी जगहों पे और एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि हिजबुल्ला भी ज्वाइन कर ले, फिर पता चला कि बाद में ईरान की भी एंट्री हो, तब तो जरूर प्रॉब्लम आएगी। हिंदुस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट है पूरे अरब वर्ल्ड में। लगभग 75 लाख इंडियन काम करते हैं खाड़ी के क्षेत्र में, जो पर्शियन गल्फ या खाड़ी आप जो भी समझते वहां पे। और उसमें से फिर हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है उनके साथ। हमारा पहले तो लगभग 70% के करीब तेल भी वहीं से आता था, 100 बिलियन से भी कहीं ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। ट्रेड है उस पूरे क्षेत्र से, इन्वेस्टमेंट भी हमारा वहां से काफी आता है। और पैलेस्टीनियन इन जनरल भारत को अपना मित्र समझते हैं। हिजबुल इस समय जो हमास है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी सपोर्ट बेस गाजा में जरूर है और गाजा में भी कम हो रही थी सपोर्ट। ये तो इस ऑपरेशन के बाद मैं समझता हूँ कि उनकी सपोर्ट बेस बढ़ गई। नए बहुत से मिलिटेंट ग्रुप वहां पे बन रहे थे, लेकिन गाजा ने ये ऑपरेशन करके अपने को दोबारा से जमाया है। गाजा, मुझे नहीं लगता कि हमास या कोई भी इस समय कोई नया फ्रंट किसी भी देश के खिलाफ खड़ा करेंगे, इसलिए कि उनको अपने बचना, अपने को संभालना, फिर उसके बाद इसलिए कि इसराइल का जो अब अटैक होगा वहां पे अगले 3-4 दिन में, वो बिल्कुल ध्वस्त ही कर देगा उस पूरे गाजा पट्टी को। ये गाजा पट्टी जो है 30 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है करीब। बहुत छोटे से स्ट्रिप है जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 24-25 लाख लोग रहते हैं। दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। प्रॉब्लम ये आ रही है हम लोग के साथ कि अब जो है अब्राहम एकॉर्ड जो सऊदी अरेबिया ज्वाइन करने वाला था, अपने रिश्ते इसराइल के साथ बनाने वाला था, उससे भारत को बहुत फायदा होता है। इसलिए कि ये जो प्रोजेक्ट था हमारा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, वो अब लगता है कि कुछ थोड़ा डिले हो जाएगा, इसलिए कि सऊदी अरेबिया अब इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो इसको ज्वाइन करे। और दूसरे सऊदी अरेबिया चाहता भी नहीं था बहुत ज्यादा। वेस्टर्न मीडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था कि वो बिल्कुल ज्वाइन करने वाले हैं, उसका प्रेशर भी था, वो बात भी कर रहे थे। अगर वो ज्वाइन करता है तो इसके मतलब ये कि जो भी उन्हीं ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पॉलिसी ली, उसका रिवर्सल करना पड़ेगा उसको। उसकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की है। वो पैलेस्टाइन इशू को अब सपोर्ट करने लगा। वो बात करता है डी डॉलराइजेशन की। ये सब उसको वो चाइना से भी अमेरिका को आपत्ति है। तो यानी पिछली पॉलिसी, उसके मतलब ये है कि मोहम्मद बिन सलमान का पॉलिटिकल डेथ, और वो मैं नहीं समझता कि आसानी से मानेंगे वो तो एक आपके लिए नए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर जो काम या फिर बात आगे बढ़नी थी, वो फिलहाल हो उस पर सकता है। असर रहेगा इस टकराव का? और मैंने पहले भी कहा था ये बात हम्म। कि मुझे पहले भी डर था इस बात का कि उसके ऊपर आ सकती है, क्योंकि वो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो यूएई जहां से एंट्री होगी, और दूसरा इसराइल हैफा पोर्ट जो है। हैफा पोर्ट जाने से पहले इसराइल चाहेगा कि उसके संबंध, सभी देश चाहेंगे कि जो उसके पार्ट हैं, जो ज्वाइन करेंगे, बहुत से देश जो ज्वाइन करेंगे। कुछ देशों का तो ऑलरेडी संबंध है, जॉर्डन का, यूएई का और बहरीन का, लेकिन ये कि सऊदी अरेबिया को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, जो अब मुश्किल लग रहा है मुझे ज्वाइन करना उनका फिलहाल कुछ समय के लिए। ये बात टलती हुई नजर आती है। और प्रिंस सलमान जो है, उन्हीं ने अपना एक नया, उन्हीं ने चाइना से बहुत अच्छी दोस्त, वो अमेरिका को अबेंडन नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका के खिलाफ भी नहीं है। सिक्योरिटी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है उनकी अमेरिका के ऊपर। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनके यहाँ जो सिविलियन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सब अमेरिका से जुड़े हैं। उनका अरामको का तेल जो निकलता है वो भी अमेरिकन के बगैर नहीं निकल सकता। उनके यहाँ जो और दूसरे एयरपोर्ट्स हों या जो भी जितनी भी चीजें हैं, वो सब सऊदी के तो सऊदी अरेबिया में। अरेबिया की पोजीशनिंग क्या होने वाली है इस पूरे मसले पर, ये देखना अहम होगा। डीपी श्रीवास्तव जी, जो बात कमर आगा साहब भी कर रहे हैं, हाल के दिनों में जो नज़दीकियां भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ी थी, अब
इस नए टकराव के बाद जो पोजीशनिंग सऊदी अरब ने की हुई है, ऐसे में भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को आप कैसे देख रहे हैं? आप कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है? देखिए, अगर मैं कहूँ, ये आपका सवाल इस समय प्री मैच्योर है, क्योंकि जो भी गाजा में हो रहा है उसका शायद असर अरब मुल्कों और इजराइल के रिश्तों के बीच में पड़े, लेकिन हिंदुस्तान से सऊदी अरेबिया के रिश्तों पे तो इसका कोई असर नहीं होगा। हमें जो देखना है वो ये कि तेल के दाम पे कैसा असर होगा। अभी पिछले 1 महीने से तेल के दाम में कमी आनी शुरू हो गई थी। जो कंज्यूमर कंट्रीज, जो हमारे ऐसे हिंदुस्तान ऐसे मुल्क हैं जो आयात करते हैं तेल का, उनके लिए अच्छी चीज है, $10 कम हो गए। $1 की कमी से करीब हिंदुस्तान का एनुअल इंपोर्ट बिल में 12,000 करोड़ का अंतर आता है। तो $10 कम हो गए, इसमें सोचिए कितना फायदा हुआ। अब वो जो ट्रेंड है, अगर ये युद्ध लंबा चला और इसका असर इजराइल और अरब मुल्कों के बीच, अभी तक वो अरब मुल्क उन्होंने समर्थन नहीं किया इजराइल का, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ भी नहीं कुछ कहा है। बिल्कुल, उन्होंने सीज़फायर की बात की है। अगर ये युद्ध लंबा चला और उसमें उस क्षेत्र में और कुछ तनाव बढ़ा, तो इसका जरूर तेल के दामों पे असर पड़ेगा और उसका हमारी आर्थिक व्यवस्था न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि मुल्क दुनिया भर में होगी, यूनाइटेड स्टेट्स में होगी, यूरोप में तो ऑलरेडी रिसेशन की स्थिति है। तो हमें ये देखना है कि ये लड़ाई जो है ज्यादा ना बढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी जो लड़ाई चल रही है वो इसराइल और हमास के बीच में है। वेस्ट बैंक, जहाँ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उन्होंने पैलेस्टीनियंस की डिमांड तो की है, जो बड़ा नेचुरल सी बात है, लेकिन उन्होंने हमास के कामों का कोई ऐसा समर्थन नहीं किया है। वैसे ही अभी भी हिजबुल्लाह से थोड़े बहुत वो बॉर्डर पे स्कर्मिशेस हैं, मगर कोई लार्ज स्केल एक्टिविटी नहीं हुई है। तो पहली चीज तो अंतर्राष्ट्रीय संघ को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना होगा कि ये लड़ाई बढ़े नहीं, क्योंकि अगर बढ़ेगी तो इसकी विश्व की आर्थिक स्थिति पे बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल। जो और विश्व अभी तक यूक्रेन रूस के मोर्चे पर जो युद्ध हुआ और उसका जो असर रहा आर्थिक मोर्चे पर, उससे उबर नहीं पाया है। डॉक्टर श्रीवास्तव, ये सभी देशों के हित में, दुनिया के हित में होगा कि ये टकराव जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध और उसके जो असर हैं आर्थिक क्षेत्र में वो सबके सामने हैं। तो सभी के हित में होगा कि ये टकराव जल्द से जल्द खत्म हो। जी, आशंका मेरी तरफ से जो है, यदि अमेरिका अपनी युद्ध सामग्री और जो सहायता है वो इजराइल की तरफ मोड़ेंगे, तो दो पक्ष हैं इसके। पहला कि इससे यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें कहीं यूक्रेन की स्थिति कमजोर ना हो जाए और यूक्रेन रूस का युद्ध कोई दूसरे स्वरूप ना ले ले। दूसरा कि अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री करने पर और भी जब इंटेंसिफाई होगी ये युद्ध, तो गाजा में रहने वाले जो लोग हैं उनके समर्थन में कहीं दूसरी महाशक्तियां ना सामने आ जाए और दो महाशक्तियों का आमना सामना ना हो फिर इस क्षेत्र में भी, जैसे यूक्रेन के क्षेत्र में हो गया है। तो ये एक मेरी तरफ से चिंता का विषय है और यही चिंता है जो इस युद्ध को और लंबा खींच सकती है। या विश्व में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है या जो एक पीस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा था ये क्षेत्र, फिर से एक ठहराव या एक उस गति को धीमी करने का प्रयास हो सकता है। ये दो प्रमुख चिंताएं हैं मेरी। जी, तो सभी के हित में ये होगा, सभी देशों के हित में होगा कि ये टकराव जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि इजराइल पर हमास के हमले ने दुनिया के देशों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। बहुत शुक्रिया ब्रह्मा चलानी, कमर आगा साहब, डीपी श्रीवास्तव जी और डॉक्टर श्रीवास्तव इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लोग में अब ब्रेक का वक्त है, इसके बाद खबरें जारी रहेंगी।
इजराइल पर शनिवार सुबह गाजा पट्टी से आतंकी संगठन हमास के अचानक हुए हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हमास के आतंकियों ने जमीन, हवा और पानी के रास्ते इजरायली इलाकों में घुसकर जिस तेजी से हमला किया, उसे हमेशा सतर्क रहने वाले इजराइल जैसे देश भी देखता रह गया। इससे पहले कि वो कोई जवाबी कार्रवाई कर पाता, उसे जान माल का भारी नुकसान हो चुका था। इस हमले में इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी काफ़ी हद तक नाकाम साबित हुआ। हमास के आतंकियों के हमले में मरने वाले इजरायली नागरिक और सुरक्षा बलों की तादाद 600 के पार चली गई। करीब 1800 लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में शनिवार सुबह करीब 11 बजे आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 2000 के पार हो गई है और 10,000 से ज़्यादा लोग इस भूकंप के बाद मकानों के गिरने से घायल हो गए। 6.3 की तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हेरात शहर के उत्तर पश्चिम में दर्ज हुआ है। शनिवार तक मरने वालों की जो तादाद थी वो 500 बताई जा रही थी, जो रविवार की सुबह होते होते 2000 के पार चली गई और कहा जा रहा है कि ये संख्या भी और बढ़ सकती है। अफगानिस्तान में बीते कई सालों में ये सबसे भयानक भूकंप है। अफगानिस्तान में जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, वहां के दूर दराज के वो इलाके हैं जहां लोग मिट्टी के बने घरों में रहते हैं और भूकंप ने ऐसे कई घरों को बर्बाद कर दिया। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज अफगानिस्तान में ऐसे संकट के समय मदद के लिए अब आगे आई हैं।